हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिना एस फाउंडेशन। हम हमारी यूपीएससी प्रीलिम सीरीज़ के जो करंट अफेयर रिवीजन एमसीक्यू की जो सीरीज़ चल रही है उसको क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन को आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन पंच प्राण। सो बेसिकली रिसेंटली हम इन ऑप्शंस में से हमको हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ बेस्ड ऑन हमको ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में से रिसेंटली कौन सा एक ऑप्शन उन प्लेजेस में से नहीं आता जो इंडिया के 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट होने पे फुलफिल करना चाहता है इन ऑर्डर टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। सो रिमूविंग करप्शन, ऑप्शन ए इज रिमूविंग करप्शन इन इंडिया, ऑप्शन बी इज रिमूविंग एनी ट्रेस ऑफ colonial mindset, option C is taking pride in our legacy, and option D is our strength of unity. So we'll have to tell कि which of the following option is not part of the fulfillment of pledge of freedom fighters dream by the year 2047. So the right option is removing corruption in India. हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने लास्ट ईयर रेड फोर्ट पे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे ऐसा एक कॉल दिया था जिसके अंदर में उन्होंने पंच प्राण या 5 प्लेजेस जो हैं वो डिक्लेयर करी थी, जिसका एम था कि इंडिया के या इंडियन सिटीजन्स के माइंड से कॉलोनियल लीगेसी का या ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का कोई भी अगर माइंडसेट बचा हुआ है तो वो उस चीज़ को माइंड से हटाना, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स का ड्रीम था कि हम एक दिन अपने कल्चर में खुद अपने ऊपर विश्वास रखें, हम अपने कल्चर को सबसे अच्छा या दूसरे कल्चर्स के बराबर माने। तो ये पंच प्राण में 5 प्लेजेस आती थी। पहला, इंडिया को डेवलप्ड बनाना है। दूसरा, कॉलोनियल माइंडसेट का कोई भी ट्रेस जो है वो रिमूव करना है। तीसरा, हमारी जो रूट्स हैं, कल्चरल रूट्स, उसमें हमको प्राइड लेना है। फोर्थ इज हमको यूनिटी अचीव करना है अमंग ऑल द सिटीजन्स। एंड द फिफ्थ इज हमको अपनी ड्यूटीज़ को ऑनेस्टली फुलफिल करने का एक सेंस डेवलप करना है अपने सिटीजन्स में। तो दीज वेर द पंच प्राण और 5 प्लेजेस, जिसके अंदर में रिमूविंग करप्शन ऑफ इंडिया नहीं आता, जिसके कारण हमारा ऑप्शन ए बिकम्स राइट। Then we move on to our second question. The second question is related to lactose persistence. ये रिसेंटली लैक्टोज परसिस्टेंस काफ़ी न्यूज़ में आता रहता है, तो इसी पे ये क्वेश्चन है कि लैक्टोज परसिस्टेंस इनमें से किसको बोला जाता है। पहला ऑप्शन इज इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी टू डाइजेस्ट द लैक्टोज इन मिल्क। द सेकेंड ऑप्शन इज ये लैक्टेज एंजाइम की बॉडी के गट में, मतलब हमारा जो स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो परसिस्टेंस रहती है ह्यूमन बॉडी में, उसको बोलते हैं लैक्टेज एंजाइम की परसिस्टेंस को। तीसरा, हम ये इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एडल्ट्स टू डाइजेस्ट द लैक्टोज इन मिल्क, ये लैक्टोज के डाइजेस्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है एडल्ट्स में मिल्क की, उसको बोला जाता है। एंड और या फिर लास्टली, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू फॉर्म लैक्टोज इन द सेल्स में लैक्टोज बनाने की कैपेसिटी को लैक्टोज परसिस्टेंस बोला जाता है। विल हैव टू टेल कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है जो करेक्टली लैक्टोज परसिस्टेंस को डिफाइन करता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इंडिया में अभी रिसेंटली या इंडिया में और अक्रॉस द वर्ल्ड 60 to 70% जो लोग हैं उनको लैक्टोज क्या होता है, मिल्क में मिलने वाली एक शुगर। सो मिल्क में मिलने वाली ये जो शुगर होती है, नेचुरली फाउंड शुगर, तो ये जो शुगर है ये सबकी बॉडी में डाइजेस्टिबल नहीं होती है पर्टिकुलरली। सो 5 ईयर्स के बियॉन्ड इसका डाइजेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जाता है हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए नेचुरली इसको डाइजेस्ट करना, एंड इसको बोला जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। बट ऑन द अदर हैंड देर आर 20 to 25% पीपल विच कैन, मतलब एडल्ट पीपल विच कैन डाइजेस्ट दिस लैक्टोज शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क, एंड इस फेनोमेनन को बोलते हैं लैक्टोज परसिस्टेंस। तो लैक्टोज परसिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ द एडल्ट्स टू डाइजेस्ट द लैक्टोज इन द मिल्क, जो बहुत कम लोगों में देखने के लिए मिलता है। ये जो ट्रेट है ये एडाप्टेशन शो करता है डोमेस्टिकेशन ऑफ बेरिंग एनिमल्स और सब्सिक्वेंट कंजम्पशन ऑफ देयर मिल्क का। सो 65% ऑफ ह्यूमैनिटी लैक्टोज इंटॉलरेंट है और इसलिए दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लैक्टोज शुगर होती है ये नेचुरली स्टमक और इंटेस्टाइन में ब्रोकन डाउन नहीं हो पाती इजीली, और इस कारण से ये ब्लोटिंग और गैस का फॉर्मेशन करती है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है दैट इज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स एंड देयर पर्पसेस।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमको कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं मैच द कॉलम के नाम पे, तो हमको ये मैच करना है कि क्या ये अमेंडमेंट एक्ट जो हैं जो पास हुए थे जिस ईयर में, क्या ये सही मैच है कि नहीं। तो द फर्स्ट इज फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इसने पार्लियामेंट को कॉटन की सप्लाई रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। द सेकेंड अमेंडमेंट इज 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वो उसको अप्रूव करना कंपलसरी बनाता है। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, ये वोटिंग एज को 21 से 18 ईयर्स करता है। एंड द लास्ट इज 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। तो वील हैव टू टेल कि इनमें से कितने ऑप्शन सही हैं। सो इसमें से सिर्फ एक, हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर मैच्ड करेक्टली, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर और ऑल 4 पेयर। सो प्लीज पॉज द वीडियो, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो, या सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर माइंड एंड देन कंफर्म इट कि हमने ये सही सॉल्व किया है कि नहीं मेरे सॉल्यूशन से। तो सबसे पहला इसमें जो है बेसिकली एक ही अमेंडमेंट एक्ट राइटली मैच्ड है, दैट इज ऑप्शन 3 स्टेटमेंट 3। फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इट इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी या राइट ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अंदर में फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये प्रोविजन बनाया गया था कि गवर्नमेंट किसी की प्रॉपर्टी तभी ले सकती है जब उसको एक कंपेंसेशन दिया जाए, फिक्स्ड कंपेंसेशन, एंड दैट लैंड कैन बी टेकन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक यूज, या पब्लिक पर्पस के लिए कोई लैंड एक्वायर किया जा सकता है सिर्फ पब्लिक पर्पस के लिए। So this was related to 4th Constitutional Amendment Act. Then 25th Constitutional Amendment Act जो था 1971 का, ये इसी का ही एक बेसिकली कंटिन्यूएशन था लैंड एक्विजिशन एक्ट से रिलेटेड। सो 25th Constitutional Amendment Act जो है ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता था कि ये गवर्नमेंट माइनॉरिटी का कोई भी लैंड जो है उनसे ले सकती है इन रिटर्न ऑफ अ फिक्स्ड कंपेंसेशन, उनको एक एडिक्वेट कंपेंसेशन प्रोवाइड करके माइनॉरिटीज का लैंड जो है गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक यूज। देन 61st अमेंडमेंट एक्ट ये राजीव गांधी एक्ट के एरा में हुआ था, जिसके अंदर में वोटिंग एज जो है ये 21 से 18 ईयर्स रिड्यूस कर दी गई थी। एंड लास्टली 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए नहीं है। दिस वाज रिलेटेड टू जीएसटी एक्ट जो ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है, दैट इज 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, नॉट द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ थर्ड वन इज करेक्ट, दैट इज बाय ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन ए बिकम्स करेक्ट, दैट इज ओनली 1 पेयर इज राइटली मैच्ड। Then we move on to our next question, that is ethanol blending. So हमको ethanol blending से related 2 statement दिए हुए हैं। The first statement is ethanol blending में एक blended motor fuel जो है, एक मोटर फ्यूल जिसमें एथाइल अल्कोहल होता है या इथेनॉल होता है, derived from agricultural product, इसको पेट्रोल से ब्लेंड करते हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट इज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 10% ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लिया है। सो हमको बताना है कि इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इन दोनों में दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम देख लेते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर में एक प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर में इथेनॉल को पेट्रोल के अंदर में मिक्स करके हमको सेल किया जाएगा। इसके 2 बेनिफिट हैं, एक तो शुगर केन का शुगर एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बाई प्रोडक्ट बचता है उसका यूज होगा। सेकेंड इज इथेनॉल जो है, इथेनॉल इज इको फ्रेंडली देन एज कम्पेयर टू पेट्रोल, ये कम एमिशन करता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल और उससे कम पॉल्यूशन होता है और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट भी कम होते हैं। एंड द थर्ड एडवांटेजेस, इससे हमारे क्रूड ऑयल और पेट्रोल के इंपोर्ट भी कम होंगे। सो गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के अंदर में एक टारगेट सेट किया था, अंडर विच हमको 2030 तक 1 लीटर पेट्रोल में, हर 1 लीटर पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंड करके उसको सेल करना है। सो इसका एक टारगेट सेट किया था कि बाय द मिड नवंबर 2022 तक 10% ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव करना था, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 3 से 4 महीने पहले ही अचीव कर लिया। सो दैट इज वाई इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ बिकम्स करेक्ट, दैट इज वाई आवर ऑप्शन सी गेट्स करेक्ट।
देन उसके बाद वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन। हमको एक क्वेश्चन दिया है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के बारे में। सो हमको ये बताना है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी MLAT के बारे में इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि ये दो कंट्रीज के बीच में साइन होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड असिस्टेंस ऑन ओनली क्रिमिनल मैटर्स। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज इंडिया का श्रीलंका, यूक्रेन, कजाकिस्तान, जर्मनी और बांग्लादेश इन सब के साथ MLAT एग्रीमेंट है। तो हमको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले MLAT ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। इंडिया और इटली जो हैं इन्होंने अभी रिसेंटली म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी जो है इसमें साइन करने के लिए एक बेसिकली एग्रीमेंट किया है। तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस होता क्या है, ये एक मैकेनिज्म होता है जिसमें कंट्रीज जो हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर्मल असिस्टेंस किसी भी क्राइम से रिलेटेड, किसी भी क्राइम के प्रिवेंशन, सप्रेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड मैटर्स पे दो कंट्रीज के बीच का जो कोऑपरेशन होता है, फॉर्मल असिस्टेंस होता है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। ये इंश्योर करता है कि कोई भी क्रिमिनल जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एस्केप ना करे फॉर द लैक ऑफ एविडेंस अवेलेबल इन डिफरेंट कंट्रीज। कई बार एक कंट्री में एविडेंस है एक कंट्री के पास किसी क्राइम से रिलेटेड जो दूसरी कंट्री की जुरिस्डिक्शन में हुआ है, और ऐसे केस में दो कंट्री कोऑपरेट करती हैं कि एविडेंस का एक्सचेंज कर पाएँ, क्रिमिनल्स को बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मिले, क्रिमिनल्स अपनी बात रख पाएँ, एंड दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं जो उस क्रिमिनल को प्रोसिक्यूट करने में और उस क्राइम को, किसी भी क्राइम को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सके। जर्मनी ने इंडिया के साथ MLAT साइन करने से मना कर दिया था क्योंकि इंडिया जो है डेथ पेनाल्टी जो है वो अभी भी देती है, जबकि जर्मनी डेथ पेनाल्टी के लिए एग्री नहीं कर पा रहा था। इंडिया और इटली जो है इन दोनों के बाइलेटरल एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुए हैं क्रिमिनल मैटर पे, दैट इज़ गोइंग ऑन इन नेगोशिएशन। MLAT जो है ये सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स के लिए नहीं बल्कि सिविल और कमर्शियल मैटर्स पे भी किया जा सकता है, और इंडिया का कई कंट्रीज़ के साथ MLAT है ऑन सिविल एंड कमर्शियल मैटर्स जैसे कि बहरीन, फ्रांस, रशिया, अजरबैजान, UAE एंड मंगोलिया। सो वी हैव सीन व्हाट इज़ MLAT। इस अकॉर्डिंग दोनों के दोनों ऑप्शन ही रॉन्ग है, क्योंकि पहला ये जो क्रिमिनल, ये अकेला क्रिमिनल मैटर्स के लिए साइन नहीं किया जाता MLAT जैसा कि इस स्टेटमेंट में दिया है, और दूसरा इंडिया का जर्मनी के साथ कोई MLAT नहीं है। दैट इज़ वाई बोथ द ऑप्शंस आर रॉन्ग। दैट इज़ ऑप्शन D, that is neither 1 and 2 are correct, becomes correct. So this completes our 5 MCQ for the day. I hope you were able to learn some new things in these MCQ for the purpose of prelims. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. Thank you for watching the video.